आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर। मेनली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है डीसी मशीन्स, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरी होती है एसी मशीन्स। एसी मशीन्स में भी दो प्रकार होते हैं। एक जो टाइप का मशीन है उसको बोला जाता है सिंक्रोनस मशीन्स, और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोला जाता है एसिंक्रोनस मशीन। एसिंक्रोनस मशीन जो होती है उसी को इंडक्शन मशीन भी कहा जाता है। सिंक्रोनस मशीन और एसिंक्रोनस मशीन में क्या डिफरेंस होता है? सिंक्रोनस मशीन का जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड एक स्पीड है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे डिफाइंड होती है, लेकिन उसका फॉर्मूला जो होता है वो 120 F/P होता है, जहाँ पर F जो होती है वो फ्रिक्वेंसी होती है और P जो होता है वो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं मशीन के। तो इस फॉर्मूला के आधार पर एक स्पीड का निर्धारण किया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस मशीन जो होती हैं उसका रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर ही कार्य करता है, और एसिंक्रोनस मशीन जो होती हैं इसका रोटर जो होता है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी सी कम होती है। हमेशा इंडक्शन मशीन जो होती हैं उसके रोटर की स्पीड जो होती है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम होती है। उसका भी हम कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब इसमें फर्दर हम डिवाइड करेंगे इंडक्शन मशीन्स के बारे में। तो एक हमारा होगा इंडक्शन मोटर, एक होगा इंडक्शन जनरेटर। मशीन जो टर्म है वो जनरेटर भी हो सकती है और मोटर भी हो सकती है। मशीन दोनों, मतलब मशीन जो होती है वो मोटर भी हो सकती है और जनरेटर भी हो सकती है। डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका इनपुट किस फॉर्म में है और आउटपुट किस फॉर्म में है। तो इंडक्शन मशीन के दो चीजें हैं, एक इंडक्शन मोटर है और इंडक्शन जनरेटर है। इंडक्शन जनरेटर जो होता है वो एक टाइप तो है लेकिन उसके कोई एप्लीकेशंस नहीं है। उसका किस ड्रॉबैक के कारण उसका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ये इस चैप्टर के एंड में बताया जाएगा। इंडक्शन मोटर ही वाइडली यूज हो रही है। इंडक्शन मशीन के नाम पर इंडक्शन मोटर ही उपयोग की जाती है। तो एसिंक्रोनस मशीन में जब हम इंडक्शन मशीन के बारे में पढ़ते हैं तो हम जनरली इंडक्शन मोटर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम भी इंडक्शन मशीन ना होकर इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर में दो टाइप की मोटरें हमारे पास हैं। एक होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है बहुत ही ज्यादा उपयोग की जाने वाली मशीन्स हैं जो इंडस्ट्री में उपयोग की जाती हैं। इसके भी रोटर के आधार पर 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला है स्क्वायरल केज, सिंगल स्क्वायरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर, डबल स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर। इनके बारे में डिटेल से हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में हम एक हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे डीसी मशीन सबसे पहले बनाई गई और उनकी क्या डिसएडवांटेजेस थे जिसके कारण नए नए इन्वेंशंस होना स्टार्ट हुए, और फिर इंडक्शन मोटर्स आई। इंडक्शन मोटर आने से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया जिसके कारण जो ज़्यादातर 90% से ऊपर आज के समय पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या उसके एडवांटेजेस हैं जो इंडक्शन मशीन के इन्वेंशन होने के बाद में डीसी मशीन जो है उनका उपयोग लगभग बहुत ही कम हो गया और इंडक्शन मोटर जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंडस्ट्रीज में उपयोग की जाने लगी। तो इन सभी के पीछे जो थ्योरीज हैं और साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो इन सब मशीनों के लिए डिस्कवरी हुई है उसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जो 1820 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने ये बताया था कि एक कंडक्टर है,
इस कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेट जनरेट हो जाता है, फ्लक्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये करंट जो है उस फ्लक्स को जनरेट करने के लिए जिम्मेदार है। ये डिस्कवर किया था क्रिश्चियन ऑस्टेड ने 1820 में। इन्होंने एक कंडक्टर है उसके आसपास जो कंपास सुई लेके आए, तो कंपास सुई जो है डिफ्लेक्ट होने लगी इस करंट के कारण बनने वाले फील्ड के कारण, और उन्होंने एक जो है उसका सर्किट जो है वो जो फ्लक्स का रास्ता है उसको ड्रॉ किया। तो इससे ये पता चला कि ये कंडक्टर है उसके चारों तरफ जो है मैग्नेट जनरेट हो जाता है, फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले जो है क्रिश्चियन ऑस्टेड ने बतलाया। इस थ्योरी के बाद में ये थ्योरी जो है वो सभी मशीनों का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आते हैं माइकल फैराडे 1831 में। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर या कंडक्टर को हम एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पास कराते हैं, वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने नेचर में वेरिंग हो या तो फिर ये कंडक्टर जो है उस कांस्टेंट फ्लक्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करके अपने से पास होने वाले फ्लक्स को वेरिंग बना ले। किसी भी कंडीशन में इस कंडक्टर से जब वेरिंग नेचर का फ्लक्स पास होगा तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ये फैराडे का नियम बताता है। और इसके लिए एक इक्वेशन भी दी थी जिसको बोला था इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहां पर एन जो है जो माइनस है वो जो माइनस है ये अपोजिशन दिखाता है, मतलब ये ईएमएफ जो जनरेट होगा ये अपने कॉस का ही अपोज करेगा। जो ईएमएफ जनरेट होगा वो अपने कॉस का ही अपोज करेगा। यदि किसी कंडक्टर के मूवमेंट के कारण ये ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो वो इस मूवमेंट को कम करने की कोशिश करेगा और इसका विरोध करेगा। वेरिंग नेचर का है तो उसके जो इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगा। ऐसे ये अपने कॉज जो है, जो भी कॉज है जिसके कारण ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। इसी नियम से फैराडे का नियम जो है वो सभी मशीनों में लगता है। सभी मशीन जो है वो फैराडे के नियम के अंतर्गत ही आती हैं। इसी इन्वेंशन के बाद में 1832 में डीसी मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, जो काफी समय तक डीसी मशीन जो है उपयोग की जाती रही हैं। उसके बाद में तीसरे जो साइंटिस्ट हैं हमारे निकोला टेस्ला, ये आते हैं 1886 में। इन्होंने एक थ्योरी दी आरएमएफ, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जो कि घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड यदि हम बना दें तो इससे क्या फायदा होगा। इससे जो रखा हुआ कंडक्टर है, एक स्टैटिक कंडक्टर है, यदि इसमें एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ घूमेगा तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा विदाउट कंडक्शन। तो यहाँ पर जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन जो है हमने पढ़ा था कि ये डबली एक्साइटेड है। इसमें एक होता है हमारा फील्ड और एक होता है हमारा आर्मेचर। फील्ड और आर्मेचर, तो हमने देखा था कि ये फील्ड जो था एन और एस, और यहाँ पर आर्मेचर जो कि रोटर का पार्ट था, रोटर का ही भाग है, तो ये है हमारा आर्मेचर। तो ये फील्ड जो होती है वो हमेशा एक्साइटेड कंडीशन में होती है। यहाँ पर कॉइल्स होती हैं, तो कॉइल जो रहती हैं उसमें हमेशा सप्लाई दे के रखनी होती है, और एक ब्रश के माध्यम से इस आर्मेचर में या तो सप्लाई दी जाती है या इससे सप्लाई ली जाती है, डिपेंड करता है कि वो मशीन मोटर है या जनरेटर। तो ब्रशेस के माध्यम से, कम्यूटेटर और ब्रशेस के माध्यम से भी इसमें सप्लाई, तो पोल्स में भी सप्लाई हमेशा रहेगी और आर्मेचर में भी हमेशा सप्लाई रहेगी।
मतलब इसका फील्ड और आर्मेचर जो है वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और इसको इसलिए डबली एक्साइटेड मशीन बोला जाता है। इस केस में यहाँ पे जो लगने वाले ब्रशेस हैं ये प्रॉब्लम है, इसमें मेंटेनेंस अधिक लगता है और इसका जो सिस्टम है वो कॉस्टली इसी कारण से हो जाता है और मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। तो इसी सिस्टम को अलग करने के लिए ये जो सिस्टम था इसी को रिमूव किया गया आरएमएफ थ्योरी के द्वारा। अब जो रोटर है, रोटर जो होता है तो रोटर में इंडक्शन के थ्रू अब यदि स्टेटर में घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया जाए तो जो रोटर है वो इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर यदि इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाए आपस में तो वही जो ईएमएफ है वो इसमें इंड्यूस हो जाएगा और इसमें ब्रशेस की जरूरत नहीं होगी। थ्रू द इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। वोल्टेज जनरेट होने से यदि उसका पाथ को क्लोज कर दिया जाए तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगेगा और करंट फ्लो होगा तो करंट उसमें फोर्स जनरेट करेगा जो कि मशीन को घुमाने का कार्य करेगा। तो इंडक्शन मशीन जो है वो आरएमएफ थ्योरी पर बेस्ड है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है इसकी खोज की निकोला टेस्ला ने। तो डीसी मशीन को इंडक्शन मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया क्योंकि इंडक्शन मशीन जो होती हैं उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, कॉस्ट कम होती है, रफ कंस्ट्रक्शन होता है, रफ एंड टफ होती हैं और पावर फैक्टर भी इनका अच्छा होता है। तो सभी एडवांटेजेस होने के कारण इंडक्शन मशीन जो होती हैं उन्होंने डीसी मशीन्स को रिप्लेस कर दिया और इसके बाद ही इन्वेंशन हुआ हमारी सिंक्रोनस मशीन का जो भी आरएमएफ थ्योरी का उपयोग करती है। इन सभी इन्वेंशंस के अलावा जो हमारा एक इन्वेंशन है सर आइजैक न्यूटन 1687 200 साल पहले जिन्होंने ग्रेविटी के नियम दिए थे और लॉ ऑफ मोशन बताया था। इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया था कि एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि कोई एक्शन किया जाए तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये जो अपोजिशन का रूल है ये हर एक मशीन में एप्लीकेबल होता है। ये अपोजिशन ही है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लेंज लॉ भी जो है जो यहाँ पर बता रहा है कि जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है अपने ही कॉज का अपोज करता है। ये भी इसी का ही एक एप्लीकेशन ही मान सकते हैं कि इसी न्यूटन के नियम के हिसाब से ही उसको जो है लेंज ने बताया कि इसका इक्वल एंड अपोजिट जो है यह इसका अपोजिशन जो है होता है और यही अपोजिशन जो होता है वो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हमारे पास दो टाइप की मशीनें हैं, एक है डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन। डीसी मशीन में क्या होता है कि हमारा एक फील्ड होता है, स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग होती है और रोटर जो होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो डीसी मशीन के केस में हमने देखा था कि इसको डबली एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। चाहे वो मोटर हो, डीसी मशीन हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों ही केस में फील्ड को हमेशा एनर्जाइज रखना होता है। फील्ड को हमेशा सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है जिससे वह एन और एस पोल बना सके और यहाँ पर फील्ड उपस्थित हो। तो स्टेटर के द्वारा यदि फील्ड बनाना है तो फील्ड जो है फील्ड वाइंडिंग को हमेशा एक्साइटेड रखना पड़ेगा, एनर्जाइज रखना पड़ेगा। तो फील्ड जो है मोटर और जनरेटर दोनों के केस में एनर्जाइज होता है। साथ ही आर्मेचर जो होता है यहाँ या तो यहाँ पर सप्लाई दी जाती है, तो मोटर के केस में यहाँ पे सप्लाई यहाँ से दी जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाया जाएगा और कम्यूटेटर के थ्रू, ब्रशेस के थ्रू यहाँ पे सप्लाई जाएगी। या जनरेटर के केस में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और जो कि लोड के थ्रू यहाँ से बाहर निकाल ली जाएगी। तो इस केस में
यहाँ पर भी हमेशा करंट अवेलेबल होगा, या तो जनरेट होगा या तो यहाँ पर दिया जाएगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबली एक्साइटेड मशीन। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है ब्रशेस। ब्रशेस जो है, ब्रशेस के माध्यम से है, क्योंकि ये रोटेटरी पार्ट है, रोटेटरी पार्ट में यदि हमको सप्लाई लेनी है या सप्लाई पहुंचानी है तो हमको एक मूवेबल कॉन्टैक्ट चाहिए जो कि कंडक्टिंग नेचर का हो। तो ब्रशेस जो है, कार्बन जो है कंडक्टर हैं, अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो कार्बन के माध्यम से इस रोटेटरी पार्ट में कम्यूटेटर के थ्रू सप्लाई दी जाती है या सप्लाई ली जाती है। तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इसमें सप्लाई अवेलेबल कराई जाती है आर्मेचर में। तो ये ब्रशेस जो हैं इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, ये समय समय पे ख़राब होते रहते हैं, इनको रिप्लेस करना होता है। अब यदि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए, रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड यदि फील्ड वाइंडिंग के द्वारा बना दिया जाए, स्टेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है उसके द्वारा एक रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाए, तो जब रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर को कट करेगा, उसको कंडक्टर को कट करने पर इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और यदि इस कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, ऐसा शॉर्ट कर दिया जाए, तो जनरेट होने वाले वोल्टेज जब इस सर्किट को कंप्लीट करेगा तो इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें एक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और ये जो करंट पैदा हुआ है इसमें ईएमएफ के थ्रू, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू जो करंट इसमें बना है वही जो है एक फोर्स जनरेट करेगा जो कि इस रोटर को घुमाएगा। तो इंडक्शन मोटर में यही प्रिंसिपल जो है काम आता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, फैराडे लॉ के म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है फ्लक्स के माध्यम से, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज पहुँचता है। वोल्टेज उसमें कोई भी कनेक्टिंग पार्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली कहीं से कनेक्टेड नहीं होता है, वो फ्लक्स के थ्रू जो है यहाँ से वोल्टेज जो है यहाँ पर आता है और इंड्यूस होता है, और उस वोल्टेज के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होता है, और उसी जनरेट होने वाले करंट के कारण ही यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है जो कि उसके रोटर को घुमाता है। तो इंडक्शन मशीन जो होती हैं, अ मोटर इन विच सप्लाई इज नॉट गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू द रोटर, रोटर के बाहर साइड सप्लाई नहीं दी जाती है, बट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय इंडक्शन इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। इसलिए ये जो मोटर्स हैं इसको इंडक्शन मोटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसके कारण ही यह प्रोसेस चल रही है। जो थ्योरी है हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये मेन जिम्मेदार है या मेन जो हमारा इन्वेंशन है आरएमएफ है। आरएमएफ थ्योरी के कारण ही हमारा इंडक्शन मशीन जो है उनका इन्वेंशन हुआ। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जानेंगे। तो ये इन्वेंशन जो है, इसका जो पेपर पब्लिश किया टेस्ला ने, उसमें ये बताया गया कि एक रोटर है, जब उसमें 3 फेज वाइंडिंग्स को 120 डिग्री पे प्लेस किया जाता है और उसमें 3 फेज सप्लाई जो कि आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट है, जिसका जब इसमें दिया जाता है तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड, उसका निर्माण होता है, जिसमें बोला जाता है कि जैसे ये 2 फेज हैं और इसका एक रिजल्टेंट है, तो ये जो होता है रिजल्टेंट किसी एक समय पर एक जगह होता है, किसी दूसरे समय पर दूसरी जगह होता है, ये रिजल्टेंट जो है तीसरी जगह तीसरी जगह होता है। तो ऐसा रिजल्टेंट जो होता है वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर होता है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमको एक जगह ना होकर ऐसा घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन a 3-phase stator winding is fed by a 3-phase supply, a magnetic field of constant magnitude but rotating in nature as synchronous speed is set up, the flux passes through air gap and cuts the stationary rotor conductor। तो जो 3
स्टेटर वाइंडिंग जो होती है, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग जो होती है वो 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आप, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होता है इसका। और इलेक्ट्रिकली जो सप्लाई आती है 3 फेज सप्लाई, ये भी आपस में 120 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में होती है। जैसे मान लो ये 0 डिग्री पे होगी तो ये -120 होगी, ये -240 होगी। ऐसे 3 फेज सप्लाई जब इसमें दी जाती है तो इसमें जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका रिजल्टेंट एक समय पर एक जगह पर होता है, और ये रिजल्टेंट जो है वो ऐसा अलग अलग समय पर मूव करता रहता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आया तो अब यदि इसके बीच में हम स्टेटर, इसके बीच में जब हम रोटर रखेंगे तो रोटर के जो कंडक्टर्स होंगे, रोटर के कंडक्टर्स जो होंगे तो रोटर के कंडक्टर्स को ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार बार कट करेगा। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से पास होगा तो इसको जो है कट करेगा। तो इस जो रोटर है इसमें जो कंडक्टर है उसका जब आरएमएफ जो है वो इस कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ जनरेट होगा। इसमें जो कंडक्टर है उसमें जो कंडक्टर है, ये रोटर है हमारा, इसमें जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा। और इस रोटर को यदि दोनों तरफ से शॉर्ट कर दिया जाए, इसमें जो लगी हुई है हमारी वाइंडिंग्स, जो कंडक्टर्स इसके आर पार जा रहे हैं उसको यदि एक रिंग के माध्यम से शॉर्ट कर दिया जाए तो इसका सर्किट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोटर जो है उसमें जो कंडक्टर लगे हुए हैं उसको यदि हम शॉर्ट कर देंगे तो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो वोल्टेज है इसके कारण एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो करंट है ये फर्दर इस फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और एक जो टॉर्क है वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है पासेस थ्रू एयर गैप, एक एयर गैप होता है रोटर और स्टेटर के बीच में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर पास होता है और कट्स द स्टेशनरी कंडक्टर ऑफ रोटर ड्यू टू रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड स्टेशनरी कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अभी उन्होंने पढ़ा था डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम, तो उसमें फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग यहाँ पर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पर जो है विदाउट एनी कंडक्शन, विदाउट एनी ब्रशेस, यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो गया। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी रोटर जो है उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो गया। जबकि डीसी के केस में हमने क्या देखा था, उसमें ब्रशेस के माध्यम से सप्लाई रोटर तक पहुंचाई जा रही थी। तो इसमें अब ना ही ब्रशेस की जरूरत है, इसमें केवल इंडक्शन के थ्रू इसमें जो है ईएमएफ जनरेट हो गया। और किस नियम के तहत, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दी जाएगी। सिंस द रोटर ऑफ कंडक्टर्स आर इन क्लोज सर्किट, रोटर जो होता है उसके कंडक्टर जो है उनको एक एंड रिंग्स लगा के क्लोज कर दिया जाता है जिससे उसका सर्किट कंप्लीट हो जाए और उसमें करंट फ्लो होने लगे। तो रोटर करंट इज प्रोड्यूस whose direction such as to oppose the cause which is producing it। तो इसमें एक करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा और वो जो करंट है वो अपने कॉज का अपोज करेगा। फैराडे के नियम में भी हमने देखा था कि जो लेंज लॉ है, जो माइनस का साइन लगा होता है वो अपोजिशन दिखाता है, उसमें इंड्यूस होने वाला वोल्टेज जो है उसमें अपोज दिखाता है कि इंड्यूस जो वोल्टेज हो रहा है वो अपने ही कॉज का विरोध करेगा। यहाँ पर कॉज क्या है, यहाँ पर कॉज है आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उस वही जो कारण है फैराडे लॉ जनरेट करने के लिए। यदि आरएमएफ नहीं होता तो फैराडे लॉ भी नहीं होता, ना ही इसमें इंड्यूस ईएमएफ होता। तो जो फैराडे लॉ, जो आरएमएफ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वही जो है कॉज है इसका। और इसकी जो स्पीड होती है उसको हम शो करते हैं NS के द्वारा, जिसका फार्मूला है 120F/P। P जो होते हैं मोटर के नंबर ऑफ पोल्स होते हैं और F जो होती है वो फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये जो होता है NS वो 120F/P
इससे हम निकालेंगे उसकी स्पीड। और यही जो स्पीड है ये कारण है फैराडे लॉ के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस कराने और करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए। तो यही जो स्पीड है इसी का अपोजिशन करेगा और इसी का अपोजिशन करने के साथ ही जो रिलेटिव स्पीड है आरएमएफ और रोटर कंडक्टर के बीच में उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो स्टेटर स्टार्टिंग में रोटर जो है वो रखा हुआ है, मोटर के केस में रोटर जो है बिल्कुल स्टेशनरी है और आरएमएफ जो है अपनी सिंक्रोनस स्पीड से यहाँ पे घूम रहा है। तो इसके बीच में जो रोटर स्टेशनरी है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्पीड से घूम रहा है उसका जो डिफरेंस है उसके कारण ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और वही जो कारण है इसमें इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करने के लिए जिम्मेदार है। यदि इसकी भी स्पीड ns कर दी जाए तो इनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा और इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है वो भी अपने कॉज का अपोज करता है और कोशिश करेगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो 0 हो जाए, ऐसा वो अपने कॉज का अपोज करता है। तो ये जो करेगा ये इसके बीच के रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करेगा और इसके बीच की रिलेटिव मोशन को कम करना है यदि तो रोटर को घूमना पड़ेगा, तभी वो सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त करके अपने बीच के रिलेटिव मोशन को कम कर पाएगा। तो इसी कारण से यह जो होता है घूमने की कोशिश करता है और यही कारण है उसमें रोटेटरी जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होने का। रोटर में रोटेटरी कॉज जो रोटर है वो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कारण यही है कि वो अपने कॉज का अपोज करता है और अपोज करने के लिए इसको रिलेटिव मोशन को कम करना है। रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए इसको घूमना पड़ेगा और घूमने पर ही यह सिंक्रोनस स्पीड को पा सकता है। तो ये घूमने की कोशिश करेगा। तो hence to reduce the relative speed rotor starts running in the same direction as that of the flux and tries to catch up the rotatory flux। यही कारण है रोटर के घूमने का। इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट द ns। ये रोटर घूमेगा लेकिन कभी भी यह सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि सिंक्रोनस स्पीड को यह कैच कर लेता है किसी अन्य माध्यम से, यदि हम रोटर को घुमाकर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर कर दें तो क्या होगा, इसमें इनके बीच की कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं बचे, रिलेटिव स्पीड जो है नहीं बचेगी। रिलेटिव स्पीड ना बचने के कारण इसमें कोई भी फ्लक्स जो है वो अब कट नहीं करेगा, क्योंकि जिस स्पीड से आरएमएफ घूम रहा है उसी स्पीड से यदि कंडक्टर घूम रहा है तो उन दोनों के बीच की रिलेटिव जो स्पीड है आरएमएफ के बीच में और रोटर के कंडक्टर के बीच में वो 0 हो जाएगी और फैराडे का लॉ जो है अब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एप्लीकेबल ना होने के कारण उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। वोल्टेज जनरेट नहीं होने के कारण उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा और जब करंट नहीं होगा तो फिर टॉर्क भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है कभी भी इंडक्शन मोटर जो होती है वो ns पर नहीं घूमती है और हमेशा उसकी स्पीड जो होती है वो लेस देन ns होती है।